वेलकम टू ब्राइट ब्रेन्स। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जो है द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस बाय सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये प्रिंसिपल 1907 में दिया था। इस प्रिंसिपल में बहुत ही डीप कंसेप्ट है, तो आज हम धीरे धीरे करके सारे कंसेप्ट इसके सीख लेंगे। तो पहले तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस सीखने से पहले आपको दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जो है इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज इनर्शियल मास। सो द इनर्शियल मास इज द मास व्हेन अ बॉडी फील्स व्हेन इट इज इन अ एक्सेलरेटिंग स्टेज। मतलब एक ऐसा मास, मतलब जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तब जो वेट वो फील कर रही है वो उसका इनर्शियल मास है। और यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट ऐसा है कि इस समय बॉडी किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं है। मीन्स देयर इज एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, बॉडी अर्थ पे या किसी और प्लैनेट पे नहीं है। तो ये है इनर्शियल मास की डेफिनेशन। तो अभी हम चलते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशनल मास। तो ग्रेविटेशनल मास, जैसे कि नाम ही है ग्रेविटेशनल मास, मतलब एक ऐसी ऑब्जेक्ट का ऐसा मास जिस समय वो एक ग्रेविटेशनल फील्ड पे है, मतलब जहाँ पे वो एक्सेलरेट भी कर रहा है बट एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलिए इस कंसेप्ट को और डीप में समझते हैं। तो इस कंसेप्ट को और डीप में समझते हैं और आपके स्क्रीन पे मैंने एक इमेज दी है। तो उस इमेज में ऐसा दिखाया गया है कि इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मासेस, ऊपर मैंने हेडिंग डाली है और नीचे मैंने ऐसा लिखा है F इज इक्वल टू GM बाय M2 GM एंड M2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, आएंगे इस पे बाद में। तो पहले देखिए मैंने वहाँ पे दो डायग्राम निकाले हैं पेज के कॉर्नर में। तो फर्स्ट डायग्राम में मैंने वहाँ पे निकाला है एक मीटियोर, जैसे कि मैंने लेबल भी किया है, एक मीटेरॉइड निकाला है मैंने। तो जब वो मीटेरॉइड अर्थ पे गिरेगा तो अर्थ उस पर जो ग्रेविटेशन की वजह से अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है, जैसे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको पता ही है कि एवरी टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर। तो अर्थ भी उस मीटेरॉइड को अट्रैक्ट कर रही होगी और मीटेरॉइड भी उस अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो उनके सेंटर्स के बीच का अगर हमें अट्रैक्शन निकालना है तो अट्रैक्शन निकालने के लिए हमें पहले उन्हें एक फॉर्मूले में डालना पड़ेगा, जो है F इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, वो है G m1 by m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, मैंने लेवल भी किया है। तो इस समय पे हमारे पास m1 मतलब मीटरॉइड और m2 मतलब हमने अर्थ लिया है। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें ये निकालना है कि मीटरॉइड जो है उसका मास क्या, उसका उसका एक्सेलरेशन क्या है। ओके, उसका एक्सेलरेशन क्या है यह हमें पता करना है। तो ये पता करने के लिए हमारे पास न्यूटन जी ने जो दिया था वो सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ में ऐसा स्टेट किया गया है F इज इक्वल टू एम ए, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस फॉर्मूले से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने इस फर्स्ट पेज जो फर्स्ट इमेज आपको दिखाई है उसमें मैंने एक डेरिवेशन निकाला है, जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेरिवेशन निकाला है मैंने यहाँ पे। मतलब अभी हमें आगे जो आएगा सम, उसमें आगे जो कंसेप्ट आएगा उसमें हमें इसको यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसका पहले ही डेरिवेशन दिखा दिया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, F की जगह पे मैंने m इज इक्वल टू ए, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दिया, m इंटू ए सॉरी। तो उसका फॉर्मूला अगर मैंने F की जगह पे रख दिया उस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले में, तो वो कुछ इस प्रकार से होगा जिसे आपकी स्क्रीन पे दिखाया गया है, जिसे मैंने सर्कल भी किया है जिनमें दोनों मासेस को। तो एम ए इज इक्वल टू G बाय m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे गैलीलियो गैलीली, एक बहुत महान साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैलीली। तो उन्होंने कहा था कि एवरी टू ऑब्जेक्ट, मतलब अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट लोगे, एक जैसे कि समझ लीजिए आपने दो बॉल्स लिए, जैसे कि मैंने वहाँ पे एक डायग्राम भी लिखा है लॉ ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आपने दो बॉल्स लिए, उसमें से एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, और आपने उनको अगर सेम हाइट से फेंका नीचे की तरफ, तो वो दोनों बॉल सेम टाइम पे ही अर्थ को इम्पैक्ट करेगी, मतलब अर्थ पे सेम टाइम पे हिट करेगी। तो ऐसा क्यों होता है वो हम किसी और दिन पढ़ेंगे। तो इसी के अनुसार ही मैंने दोनों को इक्विलेट करने के लिए, अगर ऐसा लिखा है वहाँ पे फॉर्मूले में, तो अगर ऐसा है, गैलीलियो गैलीली ने अगर ऐसा कहा था कि दो ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे ही अर्थ पे गिरेगी अगर सेम हाइट से छोड़े गए, तो न्यूटन जी को लगा फिर उन दोनों के मासेस भी सेम ही होने चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इन दो यहाँ पे जो मैंने m और m सर्कल किए हैं, यहाँ पे पहले एम ए वाला m
मतलब मास, और वहाँ पे फिर g वाला m1, उन दोनों को मैंने सर्कल किया है और उन दोनों को अगले स्टेप में मैंने निकाल दिया है, मतलब वो दोनों कट हो गए हैं। अगर वो दोनों सेम है तो वो दोनों कट हो जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने क्या लिखा, a बचता है। अगर m कट हो जाएगा पहले इसमें, तो a इज इक्वल टू g बाय m अर्थ। m अर्थ क्यों लिखा है, मतलब वहाँ पे देखिए फॉर्मूले में मैंने m2 किसको लेबल किया है, अर्थ को लेबल किया है, इसलिए मैंने वहाँ पे m अर्थ लिखा है अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो इससे हमें फॉर्मूला मिलता है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी एम अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। ए आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ सकते हैं, और उसे जी भी लिखा जाता है, कई बहुत सारे जगह पे उसे जी ही लिखा जाता है, स्मॉल जी लिखते हैं उसके लिए। तो ये हमने डिराइव कर लिया फॉर्मूला द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगली इमेज में मैंने आपको अभी ऐसा दिखाया है, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास दोनों में मैंने लिखा है सेम फिजिकल वैल्यूज। तो ऐसा क्यों है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी न्यूटन के समय में, और इसी की वजह से ही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस निकालना पड़ा सर अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1907 में। तो इसके अनुसार क्या होता है, इनर्शियल मासेस में देखिए मैंने क्या लिखा है, इनर्शियल मासेस अगर हमको निकालना है, इनर्शियल मास किसी ऑब्जेक्ट का निकालना है, तो हमको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाना पड़ता है, जिसमें ग्रेविटी का कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं। तो वहाँ पे है F इज इक्वल टू एम, मतलब जो फोर्स अप्लाई होगा बॉडी पे वो मास और उसके एक्सेलरेशन को इंटू करके आप निकाल सकते हैं। तो इसी के इंस्टेंस में अगर हमें मास का फॉर्मूला निकालना है, तो मास का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार आएगा, m इज इक्वल टू एफ ए, मतलब मास इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर एक्सेलरेशन बढ़ गया तो मास कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर मास बढ़ गया तो एक्सेलरेशन कम होगा। तो अब हम ग्रेविटेशनल मासेस में चलेंगे। तो ग्रेविटेशनल मासेस को अगर डिराइव करना है तो आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत फेमस लॉ है, और मैंने उसका फॉर्मूला भी लिखा है वहाँ पे। तो वहाँ पे लिखा है F इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है G, इसका भी बहुत बड़ा कांस्टेंट वैल्यू है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इसका फॉर्मूला ऐसा है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा। तो अभी नीचे देखिए मैंने और भी कुछ उसमें गड़बड़ की है। तो मैंने क्या किया है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर को मैंने जी लिख दिया है वहाँ पे स्मॉल जी। मैंने आपको पहले भी बोला था जब मैंने पहली इमेज दिखाई थी कि स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो हमने पहले उसी का फॉर्मूला डिराइव किया, मैंने आपको बोला था कि वो फॉर्मूला मैंने आगे आएगा। तो वो फॉर्मूला हमने पहले ही डिराइव कर लिया, इसलिए हम जी एम अपॉन आर स्क्वायर को जी भी लिख सकते हैं। तो इसके इंस्टेंस में देखिए अब दोनों तरफ आपको ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला मिलेगा, सिर्फ उनके प्लेसेस डिफरेंट है, सेम फिजिकल वैल्यूज, इसलिए मैंने वहां पे लिखा है सेम फिजिकल वैल्यूज। तो ऐसा कैसे हो सकता है, इनर्शियल मास की भी वैल्यू वही, ग्रेविटेशनल मास की भी वैल्यू वही, तो ऐसा क्यों होता है? ये न्यूटन के समय पे कोई आंसर नहीं दे पाया था इस चीज का, पर बहुत सालों बाद, ऑलमोस्ट 190 टू 200 सालों के बाद सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसका जवाब दिया इन 1907, जो है द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है, चलिए फिर हम उसे भी समझते हैं। चलिए मैंने आपके सामने एक और इमेज दिखाई है जिसमें मैंने लिखा है द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। तो ये जो प्रिंसिपल है बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको आसानी से समझ में आएगा क्योंकि मैंने डायग्राम्स भी बहुत क्लीन निकाले हैं। तो अभी हम देख सकते हैं, हम पहले अभी ग्रेविटेशनल फ्रेम देखेंगे, उसके बाद हम इनर्शियल फ्रेम देखेंगे। ओके, तो पहले हम ग्रेविटेशनल फ्रेम मतलब अर्थ में देखेंगे कि अर्थ में ऑब्जेक्ट्स कैसे परफॉर्म करते हैं। तो मैंने वहाँ पे एक रॉकेट निकाला है, जैसे कि मैंने लेबल भी किया है उस रॉकेट को, और वो रॉकेट अर्थ पे रेस्ट पे खड़ा है। तो अगर वो रॉकेट रेस्ट पे है तो मैंने उसका फ्री बॉडी डायग्राम भी निकाला है नीचे। तो उस पर एक अर्थ mg फोर्स लगाएगी, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फोर्स उसकी तरफ नीचे की तरफ लगाएगी। ओके, तो इसलिए मैंने फ्री बॉडी डायग्राम में जहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया है और उसके नीचे की तरफ मैंने mg लगाया है, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन की फोर्स mg। वो रेस्ट पे है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, इसलिए मैंने वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 रखा है। और अगर आपको और समझना है तो देखिए, अगर अर्थ उस इंसान पे अगर फोर्स लगाएगी नीचे की तरफ, तो वह इंसान अर्थ की तरफ ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, मतलब फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ये तो आपने सुना ही होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो वहीं पे उस इंसान को जो वेट उसका फील हो रहा होगा वो नॉर्मल रिएक्शन होगा, जिसको मैंने ऊपर के एरो करके n से दर्शाया है। तो नीचे मैंने एक बॉक्स बना के लिखा भी है,
फोर्स ऑन मैन, मतलब जो फोर्स उस इंसान पे लग रही है वो mg है नीचे की तरफ। फिर नेट फोर्स मतलब सब मिला के कौन सी फोर्स लग रही है, सब फोर्सेस को मिला के कौन सी फोर्स लग रही है उस इंसान पे, तो वो भी है mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, मैं बार बार बता रहा हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बहुत मेन है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इनर्शियल फ्रेम में सिर्फ एक्सेलरेशन होता है जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती। तो चलिए आप आगे चलते हैं। तो वेट ऑफ मैन, तो उस इंसान को जो अपना वेट दिखेगा वेइंग मशीन पे, वो उस रॉकेट में वेइंग मशीन लेके गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है। तो जोक्स अपार्ट, तो m इज इक्वल टू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि अब आपको एक्सेलरेशन पता होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक वैल्यू होता है जो है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अगर आप उसके मास में इंटू करेंगे तो उसको वही वेट फील हो रहा होगा उस रॉकेट में। तो ये हुआ ग्रेविटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें ग्रेविटी प्रेजेंट है। तो अभी हम चलते हैं इंटर गैलेक्टिकल स्पेस में, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, आसपास कुछ भी नहीं है। ओके, सो इट्स जस्ट अ वैक्यूम स्पेस में जहाँ पे नो ग्रेविटी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जिस रॉकेट में वो इंसान बैठा है उस रॉकेट पे बिल्कुल खिड़कियां दरवाजे कुछ नहीं। हमने उसको उस कमरे में दबा दिया है। ओके, उस रॉकेट में हमने उसको बिठा दिया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने उस रॉकेट को शुरू किया और उसे एक्सेलरेट किया ऊपर की तरफ। a इज इक्वल टू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड में, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड ऊपर की तरफ। मैंने एरो भी दिखाया है वहाँ पे नीचे की तरफ, वो आप देख सकते हैं। तो अगर वो ऊपर की तरफ जाएगा, पर उसे पता नहीं कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसे लग रहा है कि वो रेस्ट में है क्योंकि फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो मैंने क्या किया, अगर मैंने उसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेट किया तो वो नीचे की तरफ रॉकेट पे फोर्स लगाएगा और इसी की वजह से उसे ग्रेविटी होने का फीलिंग आएगा। वो जमीन पे ही खड़ा होगा, उसे थोड़ी पता कि वो स्पेस में है। ओके, मैंने आपको बताया कि हमने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं और उसे वहाँ पे बंद कर दिया है उस रॉकेट में। तो देखिए अब नीचे मैंने एक और चार्ट निकाला है, फ्री बॉडी डायग्राम भी आप देख सकते हैं रेफरेंस के लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो नीचे मैंने एक और डायग्राम निकाला है, फोर्स ऑन मैन सेकंड लिखा है क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा मैन। तो फोर्स ऑन मैन 2 इज इक्वल टू एम ए। मैंने यहाँ पे एम ए लिखा है, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन नॉट ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो अभी हम उस पर जो फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ वो है एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन वाली फोर्स लग रही है। तो एफ नेट भी वहाँ पे एम है क्योंकि फोर्सेस बैलेंस्ड है। ओके, पर एक्सेलरेशन शुरू है, मतलब फोर्सेस बैलेंस, उसके लिए फोर्सेस बैलेंस है, पर हमारे लिए हम उससे बाहर से देख रहे हैं, हम उसको समझिए अर्थ से देख रहे हैं, तो हमें पता है कि वो रेस्ट पे नहीं है और फोर्सेस बैलेंस भी नहीं है वहाँ पे। तो उस इंसान को जो अपना वेट फील होगा, तो वेट इज इक्वल टू एम इंटू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे गड़बड़ देख सकते हैं आप, दोनों तरफ ग्रेविटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी वही वेट उसको फील होगा और यहाँ पे जो इंटरगैलेक्टिकल स्पेस में है तो उसके रेफरेंस में भी उसको वही वेट फील होगा। तो इसीलिए इसे प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस कहा जाता है। दोनों तरफ इक्वल वेट उसे फील होगा और उसे लगेगा कि वो रेस्ट में है, पर वो रेस्ट में नहीं। तो यही था द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस बाय सर अल्बर्ट आइंस्टाइन विच वाज प्रपोज्ड इन ईयर 1907। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मुझे बहुत मजा आया आपको सिखाने में और मुझे भी समझ में आया। तो उसके बाद हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हॉकिंग रेडिएशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ब्लैक होल्स पे डिपेंडेंट है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हॉकिंग रेडिएशन पढ़ेंगे। तब तक कीप वॉचिंग ब्राइट ब्रेन्स। थैंक यू।